अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों आज की हमारी क्लास नंबर थ्योरी की क्लास नंबर 15 है, जिसमें हम बात करेंगे एक्सीडेंट्स की और फर्स्ट एड्स की प्रीमेरोस ऑक्सीलियोस की। मतलब एक्सीडेंट और उसके वक्त हम जो किसी की हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे है कि सी से disminuyen los factores de riesgo, जो अलामात हैं जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं या जिन गलतियों की वजह से अगर हम उन्हें कम कर देते हैं या उनके ऊपर काम करते हैं तो एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। तो बाद में हम बात करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ज़्यादा एक्सीडेंट्स किन के होते हैं, क्योंकि इस बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि नौजवानों में मतलब jóvenes में ज़्यादातर 19 से 25 साल के दरमियान ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। एक तो इनमें एक्सपीरियंस नहीं होता, दूसरा ये खतरे को सही तरह से जांच नहीं पाते, जिस वजह से इनके एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? तो एक्सीडेंट्स ज़्यादातर तो होते हैं आबादी वाले इलाकों में, एम्बियस उर्बानस। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि ज़्यादातर अमवात कहाँ होती हैं, तो उसका जवाब है एम्बियस इंटर उर्बानस, आबादी से बाहर। आबादी में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पे मुर्तेस कम होते हैं, क्योंकि आपकी स्पीड कम होती है, उस वजह से जो लोग हैं वो वफात नहीं पाते। लेकिन आबादी से बाहर बेशक एक्सीडेंट्स कम होते हैं, लेकिन उनमें अमवात ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, उस वजह से बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो ज़्यादा महफूज सड़कें हैं उनमें आती हैं autopistas और autovías। इसकी वजह यह है कि autopistas और autovías में एक तो सामने से गाड़ी नहीं आती, मतलब सिर्फ sentido único होती है। तो उसके अलावा एक साइड पे जाने के लिए एक तो आप जा सिर्फ एक साइड पे होते हैं, दूसरा ये कि एक से ज़्यादा ट्रैक्स होते हैं, तो उस वजह से ये ज़्यादा महफूज सड़कें समझी जाती हैं। कब ज़्यादा एक्सीडेंट मतलब किस टाइम या किस साल के किस महीने में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं? तो इसमें 4 चीज़ें हैं। इन वैकेशंस छुट्टियों का जो पीरियड होता है उसमें, madrugadas de los fines de semana जो वीकेंड्स हैं उनकी जो सुबह-सुबह होती है, जब ये लोग डिस्कोस वगैरह से निकलते हैं, उस वक़्त ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। या जब काम में दाखिल होने का टाइम होता है सुबह 7 से 8 के दरमियान, या 2 बजे या 6 बजे, इन टाइमों पे ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक्सीडेंट्स में एक तो कोस्टे उमानो होता है, मतलब जानी नुकसान होते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ कोस्टे इकोनॉमी को भी माली नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। एक तो गाड़ी का जो जिसमें आप होते हैं या लोगों का अपना, दूसरा गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जब सारे जो ज़ख्मी होते हैं उनको अटेंडर करना होता है, और पापिलेओ जो ब्यूरोक्रेसी उसमें मतलब आपका टाइम वेस्ट होता है, लोग काम इसके ऊपर कर रहे होते हैं, तो ये सारा नुकसान भी एक्सीडेंट्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं ऐसे से ऐसा कानून लाया जाए जिससे कम से कम एक्सीडेंट्स हो। फैक्टोरेस दे रिस्को कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं? तो ये बेसिकली 4 किस्म के होते हैं। एक होते हैं इंसान, लोस हुमानोस। दूसरी होती है गाड़ी, वेहिकुलोस। तीसरी होती है सड़क, जो रोड, विया। और चौथी होती है सु एंटोर्नो, उसके आसपास। तो इंसान की वजह से कैसे एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं? अपनी स्पीड कम करके, अपनी जो एस्तादो फिसिको सिकोफिसिको ज़हनी और दिमागी जो अपनी हालत है, उस पे डिपेंड करता है। तो जब वो ठीक होगी तो उस एक्सीडेंट्स कम होंगे। जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इन्फ्रैक्शंस हैं, उनको कम करके एक्सीडेंट्स कम किए जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लें, जो पेआतोन होता है, जो पैदल चलने वाला होता है, वो भी फ़ाक्तोर उमान होता है। बेशक वो गाड़ी नहीं चला रहा होता, लेकिन क्योंकि एक्सीडेंट्स हो बहुत दफ़ा उसकी गलती की वजह से भी होता है, तो इस वजह से ये भी फ़ाक्तोर उमानो है। तो गाड़ी की जब हम बात करते हैं एज ए फैक्टर दे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का जो बायस बनती है, तो उसमें मेन चीज़ होती है कि उसकी सही तरह से सर्विस ना की गई हो। मतलब उसकी जो ब्रेक हैं उनका सही ध्यान ना रखा गया हो कि उनका जो लिक्विड है वो सही है या नहीं, या वो उसकी डिस्क वगैरह ठीक है या सही ब्रेक लग रही है या नहीं, टायरों का सही तरह से ध्यान ना रखा जाए, तो ये चीज़ें भी एक्सीडेंट्स करवाने में पहल करती हैं। उसके बाद आ जाता है फैक्टर विया y su entorno, मतलब सड़क की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। जब सड़क की जो हालत है वो ठीक ना हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्राविया वगैरह हो, या कुछ ऐसे बाचेस हों जहाँ पे गाड़ी मतलब ड्राइवर को पता ना चले, अचानक से ब्रेक्स वगैरह लगानी पड़े, तो ये चीज़ होती है एल फैक्टर विया y su entorno। मतलब सही तरह से साइन बोर्ड्स ना हो या सही तरह से वो दिख ना रहे हो, तो इस वजह से भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये हैं वो 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि स्पीड सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स की वजह बनती है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो जानी और माली नुकसान भी होता है।
स्पीड की एक्सीडेंट्स की ज़्यादा तर वजह इसलिए बनती है कि क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपका distancia de reacción होगा। distancia de reacción अगर आपको याद हो, हमने पिछली वीडियोस में बताया, ये वो फासला होता है जब हम कोई खतरा देखते हैं उस टाइम से लेकर जब तक हम अपनी जो ब्रेक है उसके ऊपर पैर लगाते हैं उस वक्त तक जो फासला तय किया जाता है वो होता है distancia de reacción। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतने ज़्यादा मीटर्स हम एक सेकंड में करेंगे, तो वो हमारा distancia de reacción बढ़ जाता है। इस वजह से जितनी कम स्पीड होगी उतना distancia de reacción हमारा कम होगा और हमें ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। एक्सीडेंट की सूरत में हमें क्या करना चाहिए? तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान में रख लें क्योंकि ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आती हैं। सबसे पहले तो आपने quitar el casco नहीं करना, मतलब हेलमेट, अगर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट है तो हेलमेट उसका नहीं उतारना जो मोटरसाइकिल वाला होगा। पानी किसी को भी नहीं देना, सिर्फ उस सूरत में देना है जब किसी मतलब कोई जला हुआ हो, आग की वजह से कोई एक्सीडेंट हो, तो उस सूरत में आपने पानी देना है। लेकिन नॉर्मा जनरल ये है कि आपने किसी भी ज़ख्मी को पानी नहीं देना। नो दार मेडिकामेंटोस, कोई किसी किस्म की मेडिसिन वगैरह नहीं देनी। जो ज़ख्मी है उनको हिलाना अपनी जगह से नहीं है। अगर लाज़मी हुआ कि अगर वो मतलब आप हिलाते नहीं तो कोई और एक्सीडेंट हो जाता है या उनके लिए और ख़तरा है तो फिर आप हिलाएँगे। लेकिन अगर आपको हिलाना भी पड़े तो आपने ऐसे हिलाना है जैसे आप एक लक्कड़ को हिला रहे हैं, मतलब सारे जिस्म को एक ही रिजिड चीज समझ के हिलाना है। ये नहीं कि टांगे नीचे हो सर ऊपर और ये इस तरह से उसकी जो कुर्प है उसको आगे पीछे नहीं करना। आपने ऐसे करना है जैसे एक ही ब्लॉक है जिसको आपने उठाना है। हम हमारे लिए लाजमी है कि जब भी कोई एक्सीडेंट देखें हम रुकें और वहां पे हेल्प करें अगर उस वक्त तक किसी ने हेल्प नहीं की। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका हमें जुर्माना या सजा भी हो सकती है। तो जब हम किसी की हेल्प करेंगे या रुकेंगे तो उसके लिए हमने ये प्रोटोकॉल अपनाना है। सबसे पहले प्रोतेखेर, उस जगह को प्रोटेक्ट करना है ताकि किसी और एक्सीडेंट से बचाया जा सके। अबिसार, मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बताना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस पुलिस वगैरह। सोकोरेर, और उसके बाद हिफाजत, मतलब बचाना है उसको, ज़ख्मी को, जब तक कि एम्बुलेंस वगैरह पहुँच नहीं आती। नो मोवेर एलिमेंटोस del accidente, एक्सीडेंट की कोई भी चीज़ आपने वहाँ से हिलानी नहीं है जब तक वो इशद लाजमी ना हो आपके लिए कि किसी और के लिए वो ख़तरा ना बने, तो फिर आपने चीज़ें वैसे ही छोड़नी है जैसा कि आपको मिली हैं। अगर उनके वहाँ पे मतलब पड़े रहने से कोई और एक्सीडेंट का ख़तरा है तो फिर आप हिला सकते हैं, वरना आपने वहीं पे ही उनको रखना है। आपने जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है, जो ज़ख्मी है, उसको तापार करना है, उसको उसको कवर करना है, उसके ऊपर कोई चीज़ देनी है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, ताकि उसके जिस्म का जो टेम्परेचर है, वो कम ना हो। उसको चलने नहीं देना या उसको ये नहीं कहना कि तुम चलो, ना ही उसके मतलब सर के नीचे कोई चीज़ उसको करनी है। मतलब बिल्कुल आपने उसके सर के नीचे कोई चीज़ नहीं देनी और ना ही उसके जो ज़ख्म है, उनको आपने टच करना है या हाथ लगाना है। प्रीमेरोस ऑक्सीलियोस, अब बात करते हैं जो फर्स्ट एड्स हैं उनकी। जब आप hay que establecer un orden de actuación, तो आपने एक एक ऑर्डर है, बाकायदा एक प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए आपने हेल्प करनी है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि वो जो ज़ख्मी है वो किस हालत में है, मतलब वो कॉन्शियंट है, होश में है या बेहोश है। तो उसके लिए आप उससे बात करें या उसको टच करें ताकि आपको पता चल सके। लेकिन अगर इस तरह से भी आपको पता नहीं चल रहा तो आपने क्या करना है, आपने जो maniobra होता है जिसको कहते हैं maniobra frente mentón, मतलब उसका ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। माथे के ऊपर आपने पहले हाथ रखना है, दूसरा हाथ आपने उसके थोड़ी के ऊपर रखना है और फिर जो माथे का हाथ है उससे उसके साथ उसके सर को पीछे लेके जाना है ताकि उसका मुँह खुल जाए। और आपने चेक करना है कि वो साँस, मतलब अपना कान आप उसके नज़दीक करके चेक करना है वो साँस ले रहा है या नहीं। हर 10 सेकंड बाद आपने ये चीज़ चेक करनी है। जब आपको लगे कि वो सही तरह से साँस नहीं ले रहा तो फिर आपने आरपीसी करना है। आरपीसी क्या होता है? आरपीसी कहते हैं रेस्पिराción जो कार्डियोवास्कुलर है या रिएनिमेशन कार्डियो रेस्पिराटोरिया। तो उसका ये होता है कि आपने उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रख के 1 मिनट में 15 से 20 दफ़ा ज़ोर से दबाना है, उसके बाद अपने मुँह के साथ उसको साँस दिलाने की कोशिश करनी है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर, इसे कहते हैं पोसिशन de defensa या seguridad, पोसिशन de lateral de seguridad। तो ये पोजीशन ऐसी हालत होती है जिसमें उसकी सारी जो सांस वाली नालियाँ होती हैं वो खुली रहती हैं, मतलब ज़ख्मी आसानी से अपनी जो वो सांस ले सकता है, ना ही उसके लिए वोमिटोस का खतरा होता है और ना ही सांस बंद होने का उसके लिए खतरा होता है। तो ये आप देख सकते हैं जो नीचे वाला बाजू है ये इस तरह से होगा, ऊपर वाला ये उसके कान की तरफ जाएगा, कुर्प उसकी इस तरह से होगी और नीचे वाली टांग उसकी बिल्कुल प्लेन होगी और ऊपर वाली आपने इस तरह से दोबलार करनी है। इसे कहते हैं पोसिशन de defensa या lateral de seguridad।
ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें आपको ये कोई भी जख्मी मिल सकता है। सबसे पहले है शॉक की पोजीशन, तो इसमें उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, वो आपको बहुत कमज़ोर या बहुत देबिल नज़र आ रहा होगा, मतलब उसके पिलियाहट उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा होगी। ऐसी सिचुएशन में ये हो सकता है कि उसके अंदर कोई हेमोरागिया हो, कोई अंदरूनी उसका खून जो है ना वो बह रहा हो। जब आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी तो आपने क्या करना है, उसको मुँह उसका ऊपर करके उसको मतलब आपने लिटा देना है और टाँगें उसकी ऊँची कर देनी है, ताकि सही तरह से उसके मतलब दिल की तरफ जो है ना वो उसका खून जो है या आसानी से आता रहे। दूसरी सिचुएशन आपको जो मिल सकती है उसे कहते हैं इनकॉन्शियंट। इनकॉन्शियंट होता है बेहोश। जब आपको कोई बेहोश मिलता है, ऐसी सिचुएशन में कैसे कब पैदा होती है, जब उसको मतलब बंदा सांस ना ले रहा हो या आपको ना पता चल रहा हो कि वो सांस ले रहा है या नहीं। तो इस सिचुएशन में मसला ये होता है या मेन प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी जो जुबान है वो पीछे जाने का खतरा होता है, जिससे मुकम्मल तौर पे उसकी सांस बंद हो सकती है। तो इस पोजीशन में या इस सूरत में आपने उसे पोजीशन de defensa में लिटा देना है, जो भी हमने पहले देखी है, पोजीशन de defensa या पोजीशन lateral de seguridad। तो उसमें आपने उसको बिठा देना है। जब आपको वो कॉन्शियंट मिले, होश में मिले और लेकिन सांस लेने में उसे दुश्वारी पेश आ रही हो या बहुत मुश्किल से वो सांस ले रहा हो, लेकिन हो वो आप देख रहे हैं वो होश में है लेकिन सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसके सर में बहुत सख्त चोट लगी है। तो इस सूरत में आपने उसे सेमी सेंटाडो कर देना है। सेमी सेंटाडो का मतलब ये होता है, ये जो आपको ना सही तरह से बंदा बैठा भी नहीं होता और लेटा भी नहीं होता, इस पोजीशन को कहते हैं सेमी सेंटाडो। तो इस सूरत में कर देना चाहिए। अब बात करते हैं एरिदास की, जो जख्म होते हैं। तो आपने अभी हमने पहले भी बात की है, टच नहीं करने, नो tocarlas। कोई भी उसके ऊपर जख्म के ऊपर चीज लगी होती है उसको हमने उतारना नहीं होता। नो quitar cuerpos extraños, las leves taparlas, जो आम सी होंगी जो इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल नहीं होती, उनको आपने दस्तपार कर लेना है, उनके ऊपर से जो भी चीज़ हो वो हटा देनी है और पानी के साथ आपने उसको धोना है। लेकिन ये जब आपको पता चले कि ये बिल्कुल मामूली सी है। लास मास फ्रीक्वेंटेस ज़्यादातर ये होती हैं कार्नियोएंसेफालिकोस, मतलब दिमागी या सर के ऊपर जो चोटें होती हैं वो मिembros inferiores, नीचे वाले हिस्से की, ऊपर वाले हिस्से की और रीढ़ की हड्डी की। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होती हैं वो सर वाली होती हैं और रीढ़ की हड्डी की जो चोटें होती हैं उनको कहते हैं वो ज़्यादा ग्रावेस होती हैं। तो अब बात करते हैं हेमोरागियास की। हेमोरागियास कहते हैं जब किसी भी जगह से खून बह रहा हो। तो जब आपको आपको मिले कि जख्मी के जिस्म से किसी जगह से खून बह रहा है, तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि वो खून रुक जाए। उसके लिए आप जिस जगह से खून रुक रहा है उसके खून बह रहा है उसके ऊपर हाथ रखेंगे। अगर नहीं रुकता तो वो जो नाली है, जो वेना है, उसके ऊपर आप हाथ रखेंगे कि उससे खून बंद हो जाए। लेकिन अगर फिर भी खून नहीं बंद होता तो आखिर में जब कोई और हल ना हो तो आपने तुर्निकेते करना है। तुर्निकेते क्या होता है ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपने कपड़े को लेना है, कोई भी चीज़ उसमें डाल के आपने इसको हिरार करते जाना है जब तक कि जो वहाँ जो खून का जो सर्कुलेशन है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो इस चीज़ को कहते हैं तुर्निकेते और ये आखिरी हल होता है ताकि ज़्यादा जिस्म से खून जो है ना वो बाहर ना निकले। Si la hemorragia sangra por el oído, अगर कान की मतलब कान के अंदर से खून निकल रहा है तो आपने उसको तपार नहीं करना। मतलब पहले हमने क्या किया है, उसको प्रेशनर करना है कि रुक जाए, लेकिन अगर कान से निकल रहा है तो आपने तपार नहीं करना उसे, तो आपने उसको निकलने देना है। Siempre se cubrirá y se colocará el herido en posición de defensa hacia el lado del oído que sangra। तो जब कान से जो है वो खून निकल रहा हो तो उस सूरत में आपने जो जख्मी है उसको पोजीशन de defensa, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, डिफेंस पोजीशन जो होगी उसमें आपने उसको लटाना है। लेकिन इस सूरत में आपने उसको नीचे उसका वो हिस्सा करना है जिस कान से उसके खून बह रहा हो। मतलब आपने ये नहीं देखना कि हमेशा हमने उसी पोजीशन में करना है जैसे हमने पिक्चर में देखा है। जब कान से खून बह रहा होगा तो आपने वो कान नीचे की तरफ करना है ताकि खून जो है ना वो कान के अंदर ना रुके। सीला मोराखिया संग्रा पोरला नारिस, अगर नाक से खून आ रहा है तो फिर भी आपने उसको तापुनार नहीं करना। और colocar la cabeza de herido hacia adelante, तो सर जो है ना वो सामने की तरफ आपने कर देना है, बिल्कुल ऊपर नहीं करना कि खून जो है ना वो वापस चला जाए। और अगर मुंह से खून बह रहा है, si sangra por la boca y está inconsciente, और वो बेहोश है, le colocaremos en posición de defensa। तो इस सूरत में भी हम उसे जो डिफेंस पोजीशन है जिसकी अभी हम पहले बात की थी उस पोजीशन में उसे बिठा देंगे या कर देंगे। तो केमादुरास, जब हमें पता चले कि उसका मतलब कोई चीज़ जल गई है, तो जो उसके अम्पोयस होंगे, जो निशान बने होंगे, जो निकल आते हैं जब कोई चीज़ आपके केमार होती है, जल जाती है, तो उनको हमने टच भी नहीं करना, पिंचार भी नहीं करना। मतलब उनके ऊपर हमने हाथ वगैरह या उनको दबाना हमने नहीं है। कोई भी किसी किस्म की मेडिसिन उसके ऊपर नहीं लगानी और कोई भी कपड़ा जो उसके साथ लगा हो, जहाँ से
मतलब चिपटा हो तो हमने उसको वहाँ से हटाना नहीं है, और बिल्कुल जो पानी है वो नहीं देना। अगर वो consciente हो, excepto si está consciente, अगर वो होश में हो और वो जो वोमिटस वगैरह ना कर रहा हो, तो उस सूरत में आप दे सकते हैं। लेकिन अगर वो inconsciente है तो फिर आपने पानी quemaduras की सूरत में भी नहीं देना। Siempre humedecerlas con apostillas limpias। हम वो चीज़ जो है ना, वो जो उसके quemaduras हैं, जो निशान बने हुए हैं, उनको हम अपने जो साफ कपड़ा है जो, या हमारे अपोसिटोस जो होते हैं, उनके साथ उसको गीला कर सकते हैं, लेकिन हम कोई भी चीज़ उसको खाने पीने की नहीं दे सकते। traslados, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। En el caso de una ambulancia se retrase, अगर आपको लगता है कि एम्बुलेंस लेट हो रही है, se llevará al herido en una furgoneta, एक फुर्गोनेटा में हम उसे लेके जाएंगे, काम्यून में या इस तरह से मिलती जुलती किसी चीज़ में, mediante una conducción suave, आराम से ड्राइविंग करते हुए और ज़्यादा स्पीड के बिना। फ्रैक्चुरास, जब कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसमें यह है कि सीला फ्रैक्चुरा es de una columna, अगर रीढ़ की हड्डी जो होती है उसका है, तो उस सूरत में हमने बिल्कुल भी उसको, मरीज को हिलाना नहीं है, मतलब उसकी, ताकि पोजीशन उसकी चेंज ना हो। और इसके साथ हमारी आज की क्लास नंबर 15 का होता है अख्ताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्लास नंबर 16 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।